आज का टॉपिक है एप्लेंटिंग पॉइंट ऑफ स्फेरिकल सरफेस। तो एप्लेंटिंग पॉइंट्स भी स्फेरिकल एब्रेशन को दूर करने की एक टेक्निक्स है, ठीक है। तो स्फेरिकल एब्रेशन को रिमूव करने की एक टेक्निक है जिसमें हम किसी भी स्फेरिकल सरफेस के दो कॉन्जुगेंट पॉइंट को फाइंड करते हैं। किसी भी स्फेरिकल सरफेस के दो कॉन्जुगेट पॉइंट जिनमें से अगर एक पर ऑब्जेक्ट रखो तो दूसरे पर इमेज बन जाएगी, ठीक है। जैसे मान ले हमने ए और बी दो कॉन्जुगेट पॉइंट फाइंड कर लिए किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए। अगर हम ए पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बनेगी बी पर, और अगर हम बी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बनेगी ए पर। तो ये दो कॉन्जुगेट पॉइंट होते हैं किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए, जो जिनसे जो इमेज बनती है वो उसमें स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो कॉन्जुगेट पॉइंट है वो कहलाते हैं एप्लेंटिक पॉइंट्स। तो यहाँ पे देख लिए, तो इन एन इमेज फॉर्मिंग सरफेस which is free from spherical aberration and coma is known as aplentic surface. Aplenting points are two conjugate points such that all the rays originating from one of the two points, अगर एक पॉइंट से रे ऑरिजिनेट हो रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन दूसरे पॉइंट में मिलेगी। इसका मतलब एक पॉइंट से जहां से रे ऑरिजिनेट होती है वो ऑब्जेक्ट होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद जहां मिलती है वो इमेज होती है। तो एक पॉइंट से ओरिजिनेट होंगी तो दूसरे पॉइंट पर मिलेंगी। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो ये दो कॉन्जुगेट पॉइंट ही एप्लेंटिक पॉइंट्स होते हैं, इतनी सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं या एक एक्सप्रेशन लेते हैं जिसमें हम एक पॉइंट जो हमें नॉन होगा और उसका हम दूसरा कॉन्जुगेट पॉइंट फाइंड करेंगे, और हम देखेंगे कि किसी पे भी एक पे ऑब्जेक्ट रख दोगे तो दूसरे पे अपने आप इमेज बनेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ऑब्जेक्ट उसके अंदर रखा है। इस बार ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है। डेंसर मीडियम में कैसे हो सकता है, इसके आगे रियल एग्जांपल हम बताएंगे। जैसे एक ऑयल होता है उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है। तो ये जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो सकता है। तो ये एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो यहां से इंसिडेंट रे नॉर्मल पर इंसिडेंट होगी, ठीक है। और कहां से कहां जा रही है, कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर। तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर इसको आगे इसी को बनाए तो ऐसे बढ़ेगी और इसको ऐसे, ये देखो क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए थोड़ा सा बेंड हुई है, यस। इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पीछे मिलेगी वहां पर इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये यहां पर इमेज बनी, ये एंगल है θ1, इमेज एंगल ले लेते हैं θ2। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है, ये देखिए ये इंसिडेंट रे है ना, इसको आगे बढ़ाया, और ये वाला क्या है, नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है वो कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा होगा एंगल आई, ठीक है। और ये कौन सी रे है, इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए यहाँ से। ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है वो कौन सा एंगल होता है, आर। तो ये बात आपको समझ में आई। इसको हमने पीछे की तरफ बेंड कर दिया। Let's see be the center of curvature of a spherical refracting surface, and radius of curvature is r and refractive index is mu. Consider a point object O on the axis at distance r upon mu from C. तो इस बार हमने देखिए ऑब्जेक्ट को तो हमें रखना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें मालूम है, यस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मालूम है, यस।
दोनों का डिवाइड करके r अपॉन म्यू एक ऐसी डिस्टेंस थी जहां हमने ऑब्जेक्ट को रखा। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई है पोल से, r अपॉन म्यू। तो अब हमें एप्लेंटिंग पॉइंट्स के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड जो एप्लेंटिंग पॉइंट है उसकी पोजीशन फाइंड करनी है। तो देखिए ये है डेंसर मीडियम, तो यहाँ से स्नेल लॉ लगाएंगे हम। तो लाइट रे कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, डेंसर टू रेयर। तो लिखेंगे 2μ1, 2μ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ साइन आई अपॉन साइन आर। 2μ1 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। 2μ1 को लिखते हैं μ1 बाय μ2, μ1 की जगह 1, μ2 की जगह μ। अब ट्राइंगल लेंगे NOC फ्रॉम ट्राइंगल NOC और यहाँ लगाएंगे साइन लॉ। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है बहुत बार कि साइन लॉ कैसे हम अप्लाई करते हैं, साइन ऑफ एंगल अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर एक चीज आप करेक्ट कर लेना डायग्राम से, जो ये डिस्टेंस हमने r अपॉन म्यू ली थी ये सेंटर से ली थी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सेंटर से हमने ली थी r अपॉन म्यू। तो यहाँ पर हम साइन लॉ लगाएंगे, साइन आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस OC और यहाँ पर साइन थीटा 1, थीटा 1 के सामने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है NC। तो सेंटर से स्फेरिकल सरफेस को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से स्फेरिकल सरफेस को कोई भी लाइन अगर ज्वाइन करती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो साइन आई, OC की वैल्यू हमने कितनी रखी थी, r बाय म्यू साइन थीटा 1, NC की वैल्यू कितनी है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से आ जाता है साइन आई अपॉन साइन थीटा 1, ये r अपॉन म्यू, ऊपर से जाएंगे और ये हो गया है 1 अपॉन r। की बात आपको समझ में आई, r से r कैंसिल आउट। तो साइन आई बाय साइन थीटा 1 इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन भी 1 बाय म्यू के बराबर है, सेकंड इक्वेशन भी 1 बाय म्यू के बराबर है। तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू साइन आई साइन थीटा 1। यहां से हमारे पास एक रिलेशन आता है साइन आर इक्वल टू साइन थीटा 1, इट मींस थीटा 1 इक्वल टू आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, थीटा 1 इक्वल्स टू आर। अब ट्राइंगल लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल NOI, ये देखिए NOI। तो ट्राइंगल NOI से ये एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा 1, ठीक है। तीनों एंगल को सम करेंगे, थीटा 2 प्लस 180 माइनस थीटा 1 प्लस ये एंगल कितना है, ये टोटल एंगल कितना है r। तो ये भी पूरा अपोजिट एंगल यहाँ से यहाँ तक r हुआ ना, देखिए r, ये भी r हुआ, ये r में से r i माइनस हुआ, तो ये एंगल बचा r माइनस i इक्वल टू हुआ 180 डिग्री। ये बात आपको समझ में आई। ये देखिए r, तो ये भी r अपोजिट एंगल है, r में से तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया है r में से ये एंगल माइनस हुआ i, तो ये एंगल बचा r माइनस i, ठीक है। तो तीनों एंगल हमने ऐड कर दिए, थीटा 2 180 माइनस थीटा 1 प्लस r माइनस i इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें एक रिलेशन और पता है कि हम थीटा 1 की जगह r रख सकते हैं, थीटा 1 की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं r। अब जो एंगल कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर देंगे, r से r कैंसिल आउट और
180 डिग्री से ये 180 डिग्री कैंसिल आउट, तो थीटा 2 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इसके बाद ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल NCI, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, इमेज की डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ओके, ये दूसरा कॉन्जुगेट पॉइंट हो जाएगा, वो आगे पता लग जाएगा हमें। तो NCI, वापस से साइन लॉ लगाएंगे हम, साइन थीटा 2 के सामने परपेंडिकुलर साइड कौन सी हुई, NC, और ये एंगल कितना हुआ यहां से यहां तक R, साइन R के सामने परपेंडिकुलर साइड कौन सी हुई, IC। वैल्यू पुट करते हैं, साइन थीटा 2 की वैल्यू किसके इक्वल है, साइन I। ओके, NC की वैल्यू किसके इक्वल है, NC की वैल्यू इक्वल है R के, ये है साइन R और ये वैल्यू है IC की। साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू R अपॉन IC। साइन I अपॉन साइन R, ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन म्यू। तो साइन I अपॉन साइन R की वैल्यू है 1 अपॉन म्यू और ये है R अपॉन IC। तो IC की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, यहां से देखिए म्यू R। तो ये आ गया है हमारे पास सेकंड कॉन्जुगेट पॉइंट। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितनी डिस्टेंस पर रखा, R अपॉन म्यू, तो इमेज अपने आप कौन से पॉइंट पर आ गई, म्यू R। अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट रखते ना, तो इमेज कहाँ बनती, यहाँ बनती ऑब्जेक्ट की जगह। अब आप क्या करेंगे, अगर हम रिवर्स प्रोसेस को करेंगे सेम, तो आप सेम रिवर्स प्रोसेस अगर करके देखेंगे, तो यहाँ आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहीं पर इमेज बनेगी। कैसे बनेगी, देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो यहां से ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे जाएगा, ऑब्जेक्ट में कैसे जाती, यूं, ठीक है। तो क्या होगा, जब डेंसर से रेयर जाती है तो टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, तो ये ऐसे बेंड होती है, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट पॉइंट क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। कहने का मतलब, अगर हम एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो दूसरे पॉइंट पे इमेज, दूसरे पर इमेज रखेंगे तो पहले पर ऑब्जेक्ट।